वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में एंड जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप पढ़ने से ज्यादा उस चीज को समझेंगे तो आप हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप तो आप सभी को पता ही है कि पार्टनरशिप क्या होती है, कि जब कोई भी वर्क आप दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं तो इट मीन्स वहां पर क्या आ जाती है, पार्टनरशिप आ जाती है। लेकिन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ठीक है, देखिए, ऐसा कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर रन करा रहे हो, उसकी सारी एक्टिविटीज सभी उन इंडिविजुअल्स में क्या की गई हो, डिवाइड की गई हो, वहां पर क्या, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, इट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, उन सभी में कैसे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, चाहे फिर वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है, तो क्या बोलता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Partnership organization according to the Indian Partnership Act 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर रन कराते हैं। फिर उसमें जितना भी बिजनेस जितना भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको एक रेशो में शेयर करते हैं। ठीक है, एक एग्रीमेंट, एक तरीके से मान सकते हो कि एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फीचर्स क्या क्या है, कि भाई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर तो यही आ जाता है, देखने को मिलता है, मोर देन वन पर्सन, यानी कि अगर आप किसी भी बिजनेस को दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर रन करा रहे हैं तो इट मीन्स वहां पर क्या देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल इट मीन्स एक इंडिविजुअल बिजनेस को चलाता है तो वो कैसा बिजनेस हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में और इसमें पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पार्टनर्स मिलकर चलाते हैं, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उसी की जनरेशन उसको आगे बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या फीचर है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इट मीन्स ये क्या बन जाता है, एक तरीके से डीमेरिट्स में आ जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि जब मानकर चलिए अगर आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, अगर किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो क्रेडिटर्स को, और उस डिसोल्यूशन के टाइम पर अगर आप अपनी फर्म में ये पाते हैं कि आपकी जितनी भी लाइबिलिटी है, यानी कि आपकी फर्म के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटी है वो आपकी एसेट से ज्यादा है, तो क्रेडिटर्स को ये राइट बनता है कि वो अपने लोन को रिकवर कराने के लिए किसी भी इंडिविजुअली पार्टनर्स की या कलेक्टिवली वो असेट्स को यूज कर लेता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो कि किसी भी लाइबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनर्स को अगर अपनी डोमेस्टिक असेट्स का भी यूज करना पड़ रहा है तो इट मींस वो लाइबिलिटी कैसी लाइबिलिटी हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। फीचर्स है थर्ड कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में का मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है, और उस प्रॉफिट को शेयर में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। भाई पार्टनर्स चला रहे हैं मिलकर, सभी ने अपनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया उस बिजनेस को रन कराने के लिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उस बिजनेस का ओनर कौन होगा, है ना। कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए डिसीजन कौन लेगा, उस बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टनर को आप डिसीजन मेकिंग बना दो, नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिचुएशन आई है या कोई भी डिसीजन लेना है
तो ये तय किया जाता है कि उस डिसीजन पर सभी अपने अपने क्या रखेंगे, ओपिनियन रखेंगे, और उस ओपिनियन पर जिसकी ज्यादा वोट होंगी, यानी कि जो ज्यादा एग्री होंगे उसी का ओपिनियन माना जाएगा, यानी कि किसी के एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जिसमें जिसकी ज्यादा जिसके डिसीजन के लिए ज्यादा एग्री होंगे लोग पार्टनर, उसी का डिसीजन हम क्या करेंगे, मानेंगे। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की कमी रहती है। इट मीन्स कह सकते हो कि जैसे मानकर चलिए किसी भी बिजनेस को 4 पार्टनर्स ने रन कराया, ठीक है। अब जो चारों पार्टनर्स ने उस बिजनेस को रन कराया है, तो उन चारों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि पार्टनरशिप में यही होता है कि भाई एक एग्रीमेंट होता है और उसमें लिखा रहता है कि भाई हमने इतनी इतनी कैपिटल्स इन्वेस्ट की है और इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, ये सब चीजें। तो उसमें क्या रहता है, मानकर चलिए कि 4 पार्टनर्स हैं, उन 4 में से किसी एक पार्टनर्स की डेथ हो गई, ठीक है। अब जो वो एग्रीमेंट किया गया था वो तो 4 पार्टनर्स में किया गया था ना, अब कितने पार्टनर्स रह गए, 3 पार्टनर्स रह गए। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, दोबारा से एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा, क्योंकि वो जो पहला एग्रीमेंट था वो चारों पार्टनर्स के लिए था, लेकिन अब जो एग्रीमेंट बनेगा वो 3 पार्टनर्स के लिए बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस खत्म हो जाता है, नहीं, केवल एग्रीमेंट को दोबारा बनाया जाता है, बिजनेस अपने तरीके से ही उसी वे में रन करता है। नेक्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेथ ही नहीं होगा एक दूसरे का पार्टनर्स पे, तो बिजनेस कहाँ से रन करेगा, है ना। अगर किसी भी पार्टनर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने बिजनेस से रिलेटेड कि भाई अगर ये सिचुएशन आने वाली है, या फिर मानकर चलिए अगर किसी पार्टनर्स को कोई इंफॉर्मेशन मिली अपने बिजनेस से रिलेटेड, और अगर वो नहीं बता रहा है अपने दूसरे पार्टनर्स को, तो इट मीन्स वो पार्टनर्स क्या कर रहा है, एक तरीके से चीट कर रहा है ना। तो किसी भी, ऐसा नहीं है कि केवल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में ही फेथ की जरूरत होती है, नहीं, हर एक चीज में आप किसी भी चाहे छोटे से छोटा बिजनेस से ले लो या बड़े से बड़ा बिजनेस ले लो, ठीक है, फेथ तो जरूरी ही होता है। तो क्या रहता है कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में अटमोस्ट गुड फेथ की भी जरूरत होती है, कि जिससे कि आने वाली सिचुएशन को एक दूसरे मिलकर क्या कर ले, हैंडल कर ले। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी डेफिनेशन और ये हो जाते हैं इसके फीचर्स। ठीक है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है और क्या इसके फीचर्स है। अब इसका एक पॉइंट और रह जाता है, क्या इसके डिमेरिट्स होते हैं और क्या इसके मेरिट्स होते हैं। पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज मेरिट, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, इजी रहता है, उसका क्लोजर भी इजी रहता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक तरीका का बिजनेस है, कंपनी नहीं है। तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए किसी कोई लो वगैरह की जरूरत नहीं होती है, इजी इसका फॉर्मेशन हो जाता है और इजीली ये क्या हो जाती है, क्लोजर भी हो जाती है। जैसे मानकर चलिए एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका भी जो फॉर्मेशन रहता है वो कैसा रहता है, इजी रहता है। सेम एज इट इज ही पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेशन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्या होता है, एक तरीके से मेरिट्स होता है। क्यों, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर उसको चलाते हैं। ठीक है, अब अगर मानकर चलिए 5 पार्टनर्स उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पांचों के पांचों पार्टनर्स की जो थिंकिंग रहेगी वो सेम होती है। सभी पार्टनर्स की जो थिंकिंग होती है, ओपिनियन होते हैं, सजेशन रहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग ये मेरिट कैसे बन जाता है, मानकर चलिए कोई प्रॉब्लम्स आ गई या फिर कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए हर एक पार्टनर अपनी अपना ओपिनियन रखेगा, अपना अपना सजेशन रखेगा कि ठीक है भाई इस लॉस को हम इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही साथ हमें उस लॉस को रिकवर करने के लिए कितनी थिंकिंग मिली, 5। उन पांचों थिंकिंग में से जो बेस्ट होगी उसी को क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग मेरिट बन जाता है किसका, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोर फंड्स। मोर फंड्स कैसे, भाई जब 5 पार्टनर्स हैं तो पांचों पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे ना। अब मानकर चलिए कि अगर एक पार्टनर ने 1 लाख रुपीज कैपिटल का अपना इन्वेस्ट किया, तो कितने उस बिजनेस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना फंड आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। या मानकर चलिए कि अगर सभी ने इक्वली उस कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं किया है, अलग अलग रेशो में इन्वेस्ट किया है, मानकर चलिए किसी ने 1 लाख किया है, किसी ने 50,000 किया है,
इस तरीके से किया है तो भी एक सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा वो फंड को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क यानी कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस बिजनेस में कोई भी लॉस हुआ है ना, जैसे प्रॉफिट सब में शेयर होगा, सेम एज इट इज ही रिस्क भी सब में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस रेशो में आप प्रॉफिट ले रहे हो उसी रेशो में आप लॉस भी तो लोगे, है ना। तो ये सोल प्रोप्राइटर से बेटर ऑप्शन आपके पास में होता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या रहता है, इंडिविजुअल अपने उस बिजनेस को रन कराता है। ठीक है, तो जितना भी उसके बिजनेस में लॉस होगा वो सारा लॉस कौन बेयर करेगा, वो इंडिविजुअल। लेकिन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जितना भी लॉस होगा वो पूरा का पूरा लॉस उन पांचों के पांचों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर हमारा सेक्रेसी। सेक्रेसी यानी कि सीक्रेट, कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से रिलेटेड जो भी कोई सीक्रेट बात है वो बाहर नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि इन पांचों पार्टनर्स में ही वो रहती है, क्योंकि पांचों पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर फेथ रहता है। अब दूसरी बात ये कि ये नॉर्मली बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई कंपनी नहीं है। क्योंकि कंपनी को क्या कराना पड़ता है, कंपनी को ये ट्रस्ट कराना पड़ता है लोगों को, और ये दिखाना भी पड़ता है कि हम किस पोजीशन पर हैं या हमारा शेयर्स कितने का है। तो इट मीन्स कंपनी को सभी चीजें लोगों को दिखानी पड़ती है जिससे कि लोगों का या जनता का जो ट्रस्ट है उस कंपनी पर आए। लेकिन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, सेक्रेसी देखने को मिलती है। फिर पढ़ते हैं इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट डीमेरिट्स यही आ गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इट मीन्स अगर आपकी असेट से ज्यादा आपकी लाइबिलिटी है तो उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपको अपनी डोमेस्टिक असेट्स का भी यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना डीमेरिट्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेक ऑफ कंटिन्यूटी। लेक ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो कंटिन्यूटी चलती रहती है, लेकिन डायरेक्टली देखते हैं तो वो कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि 5 पार्टनर्स अगर कर रहे हैं, उस बिजनेस को रन करा रहे हैं, ठीक है, और मानकर चलिए एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर उस बिजनेस से निकल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो 4 पार्टनर्स बचे उन चारों पार्टनर्स के लिए दोबारा से एग्रीमेंट कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पहला एग्रीमेंट कराया था वो केवल 5 पार्टनर्स के लिए था। ठीक है, लेकिन अब कितने पार्टनर्स रह गए हैं, 4 पार्टनर्स रह गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, लेक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है लेक ऑफ हार्मनी, यानी कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी की भी आपको क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप हो वो किस पर डिपेंड करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, कोऑपरेशन पर और कॉन्फिडेंस पर। इट मींस जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे 2 पार्टनर हो चाहे 2 से ज्यादा पार्टनर हो, उन सभी के बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर जैसे मानकर चलिए उन पांचों पार्टनर्स ने कोई भी डिसीजन लिया, कोई लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, है ना। और पार्टनरशिप में ये होता है कि जिसका भी मतलब जिस भी ओपिनियन की ज्यादा वोट होंगी यानी कि ज्यादा सहमति मिलेगी वही ओपिनियन माना जाएगा। तो अगर 4 पार्टनर्स के ओपिनियन को सहमति मिल गई और एक को नहीं मिली है तो उनके बीच में ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है भाई, हो सकता है कि मैंने जो ओपिनियन रखा, जो एक पार्टनर था उसको ये सोचना होगा कि ठीक है भाई, जो मैंने जो भी अपना ओपिनियन रखा है हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लेक ऑफ पब्लिक फेथ। लेक ऑफ पब्लिक फेथ इट मींस कि बिजनेस में क्या देखने को मिलता है, पब्लिक फेथ की कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो होता है ना वो कंपनी की तरह नहीं होता है। कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सभी पब्लिक के सामने रखने पड़ते हैं। पब्लिक को बताना पड़ता है कि भाई हमारे कि हमारा जो शेयर्स है उसका ये प्राइस है, इतना प्रॉफिट होगा, है ना, इतने के आप होल्डर्स बनोगे, ये सभी चीजें कंपनी को अपने पब्लिक को बताना पड़ता है, तभी तो वो पब्लिक से लोन ले पाती है। ठीक है, लेकिन
ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कंपनी की तरह, वो तो नॉर्मल अपना एक बिजनेस रन करा रही है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलेगी, पब्लिक का फेथ देखने को मिलता है, सॉरी कमी देखने को मिलती है पब्लिक फेथ की। तो ये मेरिट्स हो जाते हैं और ये सभी डीमेरिट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब इस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन से नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वाले पार्ट में क्लियर करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए, आपके टाइम टू टाइम जो सिलेबस है वो भी कवर होता जाए। थैंक यू।